ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद अनिल सर। तो फ्रेंड्स, मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ सीटेट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, और आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आएगा क्योंकि इसमें सारे मैंने क्वेश्चन वही लिए जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो उससे पहले रिक्वेस्ट आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स आते हैं वो आपको फटाक से मिल सके। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ें, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तब तक आंसर को नहीं दे पाएंगे और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि तब आपके क्वेश्चन गलत हो जाएं अगर आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक छात्र के रूप में पाता है तो उसे। आपके विकल्प इस प्रकार हैं। पहला है तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, दूसरा है बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, दूसरा है बच्चे को दंड देना चाहिए और चौथा है बच्चे को परामर्श देना चाहिए। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं वहां से। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट का राइट आंसर है वो है डी, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। चलिए हम लोग साथ में और भी ऑप्शन या और भी जो विकल्प उनकी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले इसमें देखिए कि इसमें गलत ऑप्शन कौन सा है। अगर आप गलत ऑप्शन को चूज कर लेते हैं तो आपको राइट आंसर को चूज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए पहला ऑप्शन है, क्या कह रहा है कि तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। देखिए कितनी गलत बात कही गई यहाँ पर। देखिए जो टीचर का धर्म होता है, शिक्षक का धर्म होता है, वो क्या होता है कि बच्चे को सही राह पर लेकर जाएं। अगर बच्चा गलती करता है तो उसे आपने मार दिया, उसे आपने घर भेज दिया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कल जब दोबारा स्कूल आएगा तो वो पुनः वैसा ही व्यवहार करेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके हिसाब से पहला आंसर यहाँ पे एकदम गलत हो जाएगा। दूसरा, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अच्छा, अगर बच्चा मान लीजिए क्लास में बैठा है और डिस्टर्बेंस कर रहा है, अगर उसको आप इस तरह अगर इग्नोर कर देंगे तो बच्चे के मानसिक विकास पे गलत प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं ऑप्शन आपका 100% आपका ऑप्शन यहाँ पे दोनों गलत हैं। तीसरे को बात करें, बच्चे को दंड देना चाहिए। देखिए मारने पीटने से बच्चे सही नहीं होते हैं। जो फैक्ट ये है कि आप बच्चे को दंड देंगे, बच्चे को मारेंगे तो उससे बच्चों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन बच्चे और जिद्दी हो जाएंगे जो और बाद में समस्या क्रिएट करेंगे क्लास में। तो इसी हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट का डी है, यानी बच्चों को परामर्श देना चाहिए। बच्चों को समझाएंगे बुझाएंगे तो बच्चे आपकी बात को अच्छे से मानेंगे और सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट का राइट आंसर है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के मानसिक विकास में, छात्रों के सर्वांगीण विकास में, शैक्षिक संस्थानों के विकास में या फिर छात्रों के वृत्तिक विकास में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मतलब जो आप पढ़ाई करते हैं उसके साथ में जो एडिशनल जो आपके वर्क होते हैं, जैसे आपको म्यूजिक है या फिर कोई स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, जो भी चीज़ आपके स्कूल में है, सुधार दे सकते हैं बच्चों को। तो पढ़ाई के साथ साथ में उनकी मुख्यतः संबंधित है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है इतना। तो छात्रों के मानसिक विकास में, दूसरा है छात्रों के सर्वांगीण विकास में, तीसरा है शैक्षिक संस्थानों के विकास में, चौथा है छात्रों के वृत्तिक विकास में। तो फ्रेंड, जो सेकंड का राइट आंसर है वो है बी, छात्रों के सर्वांगीण विकास में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देखिए बच्चे को हम केवल पढ़ाई में नहीं नाप सकते, बच्चा पढ़ाई में कितना अच्छा है। हो सकता है उसका मन स्पोर्ट्स में लग रहा हो सकता है उसका मन अलग अलग फील्ड में लग रहा हो। तो हम बच्चे के हर एक फील्ड को नाप के उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि बच्चा कैसा है। तो जो पाठ के साथ साथ में, जो पढ़ाई के साथ साथ में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बच्चे को हर एक फील्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके लिए जो जो चुनाव करता है चीज़ों का, उसमें को सक्षम बनाती है। तो सेकंड का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं वर्ड यूज किया गया है। मैंने कई बार कहा है कि अक्सर हम गलती यहाँ पे कराते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ डालते हैं लेकिन पता नहीं क्यों नहीं वाला वर्ड हमारे दिमाग में नहीं जाता है और हम ऑप्शन को गलत कर देते हैं। पहले तो मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन हमारे सही हैं, फिर लास्ट में सोचते हैं अरे ये गलत कैसे हो गया, तब बाद में देखते हैं कि अरे नहीं वर्ड था। तो प्लीज आप नहीं वाले वर्ड को जरूर देखें जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। आपके विकल्प यहाँ पर इस प्रकार हैं। पहला है थॉर्नडाइक है, दूसरा है स्किनर है, तीसरा कोहलर है और चौथा है B.S. ब्लूम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब तक आपने इसका राइट आंसर सोच भी लिया होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा B.S. ब्लूम।
तो फ्रेंड्स कुछ बता दूं बीएस ब्लूम के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा कि जानते हैं कि बीएस ब्लूम ने एक ब्लूम टैक्सोनॉमी दी थी, यानी ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने उसमें कुछ स्टेप्स बताए थे, तो मैं आपसे स्टेप्स को डिस्कस कर लूं। तो पहला स्टेप क्या बताया था इन्होंने? ज्ञान। पहला क्या था? ज्ञान यानी नॉलेज। दूसरा क्या था? समझ यानी अंडरस्टैंडिंग पावर, कितना कोई चीज समझ में आता है। तीसरा है प्रयोग यानी उसका एक्सपेरिमेंट क्या है। चौथा यहां पर है विश्लेषण यानी एनालिसिस क्या है। और पांचवा यहां पर है संश्लेषण, और जो लास्ट है वो यहां पर है मूल्यांकन यानी एवेल्युएशन। तो आपके कुछ स्टेज यहां पर हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के, आपको ध्यान रखना है पर। तो अगर देखिए क्वेश्चन पे क्या पूछा गया, तो निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है बीएस ब्लूम। और साथ में मैंने इसको टैक्सोनॉमी बताई जो ब्लूम का वर्गीकरण है। तो फटाक से एक बार इसको दोहरा लेते हैं। देखिए पहला है ज्ञान, दूसरा है समझ, तीसरा है प्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और लास्ट है मूल्यांकन यानी एवेल्युएशन। तो यहां पर ये चीजें हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, क्वेश्चन फोर्थ, कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, पहला क्वेश्चन यहां पर है, पहला ऑप्शन यहां पर है, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। दूसरा है बालक का विद्यालय ना जाना। तीसरा है बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना। चौथा है बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है। तो आपके विकल्प जो हैं, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना या बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो आई होप कि अब तक आपने इसका राइट आंसर सोच भी लिया होगा। तो फ्रेंड्स बता दो कि जो फोर्थ नंबर का राइट आंसर है वो है फोर्थ का ए, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा अवरोधन और साथ में इसके एक वर्ड और आता है अपव्यय। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए अवरोधन क्या होता है, यहाँ पे जैसे लिखा था कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना है, तो ये क्या है? अवरोधन है। मतलब एक बच्चा है वो बार बार फेल होता है और उसी क्लास में बार बार रहता है। मतलब मान लीजिए 4th क्लास का बच्चा है या 3rd क्लास का बच्चा है या 2nd क्लास का बच्चा है, वो अपनी कक्षा में बार बार फेल होता है और बार बार उसका रीएडमिशन उसी क्लास में करा दिया जाता है। तो ये एक प्रकार का अवरोधन है जो बच्चे को आगे बढ़ने में रोक रहा है। तो अवरोधन से तात्पर्य बच्चे का 1 वर्ष से अधिक समय तक कक्षा में रुकने से है। मतलब 1 साल हो गया है और उसी कक्षा में दोबारा फिर आ गया, तो ये अवरोधन कहलाएगा। और देखिए यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पर है अपव्यय। अपव्यय का मतलब क्या हुआ? जब प्राथमिक पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर चले जाना। मतलब अभी आप 3rd क्लास में थे, आप 2nd क्लास में, आप 5th क्लास में थे और क्या हुआ, आप 4th क्लास में थे और क्या हुआ कि आप बीच में पढ़ाई को छोड़ के चले गए, तो क्या होगा? ये अपव्यय हो गया। मतलब यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ पैसा का वो यहाँ पे वेस्ट हो गया, तो ये अपव्यय हो गया। तो आपको दोनों वर्ड यहाँ पे याद रखने हैं कि अवरोधन क्या होता है और अपव्यय क्या होता है। तो फिर से फटाक से वो बता दूं कि अवरोधन का तात्पर्य इससे होता है कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, और अपव्यय का मतलब होता है कि प्राथमिक पढ़ाई के बीच में ही छोड़कर बच्चे का चला जाना, ये अपव्यय कहलाता है। और जो अवरोधन है, बच्चे एक से अधिक बार फेल होने की वजह से भी एक क्लास में रह जाते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि बच्चा 1 वर्ष से अधिक समय में क्या हो रहा है, मतलब वो फेल भी हो सकता है, फेल ही होने का मतलब एक ही क्लास में बार बार पढ़ रहा है वो, तो अवरोधन यहाँ पर हो गया। अच्छा कुछ बता दूं आपको इसके बारे में कि ये जो अवरोधन और अपव्यय की बात उठाई गई थी, ये सबसे पहले हर्टांग समिति एक हुई थी, इसमें बात उठाई गई थी। और ये जो हर्टांग समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था फिलिप हर्टांग, और इन्हीं के नाम पे ये समिति का नाम रखा गया। तो उनके समिति का नाम है हर्टांग समिति, और हर्टांग समिति ने ही अपव्यय और अवरोधन की बात को सबसे पहले उठाई थी। तो फोर्थ का राइट आंसर यहाँ पर है ए है। देखिए फ्रेंड्स एक्चुअली बात क्या है यहाँ पर कि देखिए क्वेश्चन आंसर तो सभी डिस्कस करते हैं, लेकिन जो बीच में हम लोग थ्योरी पोर्शन डिस्कस करते हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपको आसानी होगी समझने में। 5th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बताइए यहाँ पर, अभी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। फ्रेंड्स आपको एग्जांपल दे दूं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का यहाँ पर है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो आपका पहला विकल्प यहाँ पर जो वो है ज्ञान, दूसरा है अनुप्रयोग, तीसरा है अनुमूल्यन, चौथा है बोध। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको क्या बताया है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या कहती है कि पहला यहाँ पे स्टेप क्या है, ज्ञान है, दूसरा समझ है, तीसरा यहाँ पर प्रयोग है, चौथा विश्लेषण है, पांचवा संश्लेषण है और लास्ट वाला आपका मूल्यांकन है। तो देखिए यहाँ पर क्या अलग है, आप देखिए जो 5th का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी अनुमूल्यन। ज्ञान उसमें होता है ब्लूम टैक्सोनॉमी में, अनुप्रयोग भी है और बोध भी है, लेकिन अनुमूल्यन जैसा कोई वर्ड यहाँ पे नहीं होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 5th का हो जाएगा सी। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन काफी आसान है।
पूजा ने एक मेढक का पीछा करते हुए देखा कि वह पहले तो जमीन पर कूद रहा था और फिर पानी में तैरने लगा। उसे किस प्रकार के जंतुओं के वर्ग में रखा जाएगा? तो आपके जो विकल्प यहाँ पर इस प्रकार हैं, पहला जलचर है, दूसरा उभयचर है, तीसरा नरचर है, चौथा मरुस्थलीय है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स काफी आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे इसको आप आंसर समझ जाएंगे। तो बता दूं फ्रेंड्स, जो 6 नंबर का राइट आंसर है वो है बी, यानी उभयचर। देखिए उभयचर वो प्राणी होते हैं जो हर जगह रह ले, मतलब वो पानी में भी रह सकते हैं और वो लोग जमीन में भी रह सकते हैं। तो मेढक की खास बात क्या होती है? मेढक देखिए पानी में भी तैर सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। और पूजा ने भी देखा था, तो ये हो जाएगा इसका उभयचर हो जाएगा। देखिए जलचर होते हैं जो जल में रहते हैं और नभचर होते हैं जो आसमान में रहते हैं। जैसे चिड़िया की बात करें तो क्या नभचर पढ़ाई है, मतलब वो आसमान में उड़ती है। चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स 7वें नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लास्ट टाइम टेट में पूछा गया था, तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इस सीरीज में डाला है इसको। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? मतलब जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें कुल कितना समय लगता है? तो आपके विकल्प यहाँ पर हैं 30 मिनट, दूसरा है 40 मिनट, तीसरा 36 मिनट और चौथा है 45 मिनट यानी 45 मिनट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपने पिछला पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा टेट वाला कि इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने गलत कर दिया था, क्योंकि इस क्वेश्चन को मे भी बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा था उस टाइम पर, इसलिए गलत कर दिया था। तो चलते हैं देखते हैं 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स जो 7 का राइट आंसर है वो है सी, यानी 36 मिनट। जो माइक्रो टीचिंग का जो समय होता है वो है 36 मिनट का होता है। तो 7 का सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए पहला विकल्प यहाँ पर है अनुमति नहीं चाहिए, दूसरा है प्रेरित करना चाहिए, तीसरा है हतोत्साहित करना चाहिए, चौथा है रोक देना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप दिमाग यूज करिए कि यहाँ पे गलत आंसर कौन सा है, तब हम उसके हिसाब से हम लोग सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग गलत आंसर को चूज करेंगे। तो फ्रेंड्स जो इसका देखिए गलत आंसर पहला, अगर हम लोग ऑप्शन डी की बात करें तो अगर बच्चा कोई क्लास में प्रश्न पूछता है उसे हम रोक देंगे तो जो बच्चे के अंदर जिज्ञासा थी क्वेश्चन को समझने की, जानने की, वो तो सब खत्म हो गई। मतलब आपका पढ़ाना सारा व्यर्थ हो गया, सब बेकार हो गया। अब बच्चा हो सकता है भविष्य में आपसे कभी क्वेश्चन ना पूछे क्योंकि आपने उसको सेटिस्फाई नहीं किया, उसके आंसर को बताया नहीं। तो जो डी आंसर एकदम गलत हो जाएगा। हतोत्साहित करना मतलब उसे आप हूट कर दे, चिढ़ा दे, डांट दे, ऐसा कुछ कर दे तो हतोत्साहित कर दे तो भी इससे बच्चे का मनोबल गिर जाएगा और बच्चा कभी भी आपसे भविष्य में आपसे बात भी ढंग से नहीं करेगा और मे भी हो सकता है कि कभी आपके जवाब क्वेश्चन के प्रश्नों का उत्तर ना दे वो, है ना। तो हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगर हम फर्स्ट की बात करें, एर्थ के ए की बात करें तो यहाँ पर है अनुमति नहीं चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, आप क्लास से पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को परमिशन तो होना चाहिए। देखिए बच्चों को रोकना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे आपसे परमिशन जरूर लें पूछने से पहले, है ना, क्योंकि ये एक तरीके देखा जाए एटिकेट्स की बात भी होती है यहाँ पर। तो जो अब देखिए क्या है, अगर हम यहाँ बात करें जो, तो अगर एर्थ के ए की बात करें तो देखिए यहाँ पे वो कट हो जा रहा है। दूसरा अगर बात करें हतोत्साहित करना भी कट हो जा रहा है और चौथा बात करें रोक देना चाहिए, ये भी कट हो जा रहा है। तो आपको जो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो वाला है एर्थ का बी, यानी प्रेरित करना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए प्रश्न को पूछते समय। देखिए प्रश्न पूछने का मेन कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप ही क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब शिक्षक ने, टीचर ने कोई एक बात पढ़ाई, है ना, अब उसमें कुछ डाउट आपको है, तो अगर वो डाउट वहां पे आपने क्लियर नहीं किया तो आपको अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ये उससे रिलेटेड आपका फर्दर पॉइंट समझ में नहीं आएगा। तो बच्चे जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उनका उत्तर देके हमें उन्हें सेटिस्फाइड करना चाहिए, तभी बच्चे आगे चीजों को आसानी से समझ सकेंगे। तो एर्थ का जो राइट आंसर वो है बी, प्रेरित करना चाहिए। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो आपके विकल्प यहां पर इस प्रकार हैं, पहला ऑप्शन यहां पर है नैतिक विकास से, दूसरा है सामाजिक विकास से, तीसरा है शारीरिक विकास से और चौथा है भावात्मक विकास से। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। बताइए यहाँ पे सही विकल्प क्या है? तो फ्रेंड्स जैसा कि जानते हैं कि जो वृद्धि जो मुख्यतः संबंधित होती है वो आपके शारीरिक विकास से होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो शारीरिक विकास से होती है। तो फ्रेंड्स कुछ बता दूं उसके बारे में, आपने एक टॉपिक सुना होगा, इसका काफी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन भी आते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है ना फ्रेंड्स, आपने देखा होगा वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स बता दूं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी ये हम बात करें जो ऐसे डायग्राम समझिए मास बना, तो जो अंदर वाला पोर्शन होता है ये आपकी क्या होती है? वृद्धि होती है। ये आपकी क्या होती है? वृद्धि होती है। और जो बाहरी पोर्शन होता है ये आपका विकास होता है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। और वृद्धि जो है वो विकास में ही समाहित है। आपने देखा क्या यहाँ पे कि जो सेंटर पे आपका क्या वृद्धि है और उसके बाहर यहाँ पर क्या है? आपका विकास है। तो हम कह सकते हैं जो वृद्धि है वो विकास में ही समाहित है। वृद्धि जो है विकास का एक भाग है, एक हिस्सा है।
अगर हम कुछ विकास के सिद्धांत की बात करें जो, तो देखिए क्या है कि विकास का जो होता है निश्चित रूप तथा क्रम होता है। विकास जो होता है का जो एक निश्चित रूप तथा क्रम होता है, और विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो विकास जो की अवस्थाओं के अनुसार होता है, विकास अपनी अवस्थाओं के अनुसार होता है, और विकास में तीव्रता तथा मंदता होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वृद्धि और विकास को लेके। फिलहाल यहाँ पे जो 7th का राइट आंसर जो है वो है सी, शारीरिक विकास से। 9th का राइट आंसर यहाँ पर सी है। और फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपके विकल्प यहाँ पर जो है वो है विलियम जेम्स, दूसरा है अब्राहम मैस्लो, तीसरा मैकडूगल, चौथा है सिम्पसन। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो विलियम जेम्स थे, अब्राहम मैस्लो थे, मैकडूगल थे, या फिर सिम्पसन थे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, और आई होप कि अब तक आपने इसका आंसर सोच भी लिया होगा, राइट आंसर को सोच लिया होगा। तो बता दूं फ्रेंड, जो 10th का राइट आंसर है वो है सी, यानी मैकडूगल। फ्रेंड्स को डिस्कस करो मैकडूगल के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो है वो 14 बताई है। मतलब मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या है वो 14 बताई है। और मूल प्रवृत्ति का अर्थ होता है जन्मजात प्रेरक शक्तियां। या फ्रेंड्स आप जान लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि मूल प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जन्मजात प्रेरक शक्तियां। और मानव क्रियाओं के जो चालक होते हैं वो मूल प्रवृत्ति ही होती हैं। यदि मूल प्रवृत्तियों को हटा दिया जाए तो व्यक्ति किसी काम का नहीं रहेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी इंसान के लिए। जिस प्रकार घड़ी में कमानी तथा भाप इंजन में आग होती है, उसी प्रकार मानव व्यवहार में मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जिस प्रकार इमारत का निर्माण ईंटें करती हैं, उसी प्रकार मानव व्यवहार का निर्माण जो है वो मूल प्रवृत्तियां करती हैं। तो कुछ यहाँ पे फैक्ट था इसके बारे में, और आई होप कि समझ में आया होगा। और मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के जो 3 पक्ष बताए हैं, कौन कौन से हैं? पहला ज्ञानात्मक पक्ष है, दूसरा भावात्मक पक्ष है, और तीसरा क्रियात्मक पक्ष है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैकडूगल को लेके, मैंने आपको बताया। तो 10th का राइट आंसर जो है सी है। तो फ्रेंड्स बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप रिपोर्टिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।